हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का बघेल ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग आप लोग को एक नई जानकारी देना चाहते हैं, एक नई वैकेंसी के बारे में। जो बच्चे सॉरी जो बच्चे बैंक की तैयारी करते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि ये जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, इन्होंने क्या किया है कि अपने बैंक में 2024-25-26 के लिए इन्होंने क्या निकाली है, वैकेंसी या रिक्रूटमेंट निकाली है। ठीक है, ठीक है। तो वो रिक्रूटमेंट जो है उस ऑफिसर का नाम क्या है, तो देखिए इन्होंने जो रिक्रूटमेंट निकाला है उस ऑफिसर उस वैकेंसी का नाम जो है वो है रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर। ठीक है, क्या नाम है? रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर 2025-26। ठीक है, यूनियन बैंक ने रिक्रूटमेंट ऑफ बैंक लोकल बैंक ऑफिसर नाम से एक वैकेंसी निकाली है जो 2025-26 के नाम से निकली हुई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या लिखा है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हायर इन आफ्टर कॉल्ड द बैंक अ लीडिंग listed public sector bank central office in Mumbai having presence in pan India as well as overseas presence invites online application recruitment of the following post। ठीक, यानी इन्होंने जो पोस्ट निकाला है उसके लिए पूरे भारत में कोई भी भारतीय व्यक्ति फॉर्म भर सकता है। ठीक, पूरे इंडिया के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है और कोई भी इंडिया का भारतीय व्यक्ति, भारत का कोई भी नागरिक इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक, देखिए अब उस वैकेंसी का नाम भी देख लीजिए। उस वैकेंसी का नाम है लोकल बैंक ऑफिसर। क्या नाम है? लोकल बैंक ऑफिसर। ठीक, ये स्केल जो है और ग्रेड जो है JMS/GS1 का ग्रेड है। इसका पे स्केल है देखिए यहाँ पे आपको इसका पे स्केल भी लिखा है। ठीक है, और टोटल वैकेंसी जो है देखेंगे ध्यान से तो टोटल वैकेंसी जो है इसकी 1500 है। ठीक है, पे स्केल भी ठीक ठाक है, अच्छा पे स्केल है और टोटल वैकेंसी जो है वो आपकी 1500 की वैकेंसी है पूरे भारत के लिए। ठीक है, पूरे इंडिया का कोई भी व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है और पूरे इंडिया के लिए 1500 के करीब वैकेंसी है। ठीक, और पोस्ट का नाम क्या है? लोकल बैंक ऑफिसर, LBO। ठीक, यूनियन बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर के नाम से ये वैकेंसी निकली है। ठीक है, 1500 के करीब पोस्ट है पूरे भारत में। ठीक, अब देखते हैं आगे वैकेंसी का डिटेल। अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसी दी हुई है। ठीक है, कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी आई है। ठीक, तो हम देखते हैं जल्दी। तो देखो आंध्र प्रदेश के लिए निकली है यहाँ पे 200 वैकेंसीज, असम के लिए निकली हैं 50, गुजरात के लिए आई हैं 200 वैकेंसी, कर्नाटक के लिए आई हैं 300, केरला के लिए आई हैं 100, महाराष्ट्र के लिए आई है 50, उड़ीसा के लिए आई हैं 100, तमिलनाडु के लिए आई हैं 200, तेलंगाना के लिए आई हैं 200, वेस्ट बंगाल के लिए आई हैं 100। ऐसा करके सबको ऐड कर देंगे तो टोटल 1500 के करीब वैकेंसी निकली है। ठीक, यानी इन स्टेट्स में ये वैकेंसी निकली है जिस वैकेंसी का नाम है लोकल बैंक ऑफिसर। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो 10 स्टेट लिखे हैं इन्हीं स्टेट में उन ऑफिसर्स की भर्ती होगी जिनका सिलेक्शन हो जाएगा इस पद के लिए। ठीक, लेकिन ध्यान रखना कि आप किसी भी स्टेट से हो भारत के, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बस जब आपको नौकरी लग जाएगी, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपको इन्हीं 10 में से किसी स्टेट में वो ज्वाइनिंग मिलेगी। ठीक, इन्हीं 10 में से किसी स्टेट में वो ज्वाइनिंग मिलेगी। ठीक, लेकिन आप भारत में कहीं पर भी रहते हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, डियर स्टूडेंट्स, अब दूसरी बात कि आप जिस स्टेट से फॉर्म भरेंगे उस स्टेट का लैंग्वेज आपको आना चाहिए। ठीक है, आप जिस स्टेट से भी फॉर्म भरेंगे उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, रीडिंग राइटिंग।
ठीक है, ये आनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आगे हम देखेंगे लिखा हुआ है। जैसे आप आंध्र प्रदेश से फॉर्म भरते हैं तो आपको तेलुगु जो है देखो लिखा है मैंडेटरी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी जिस स्टेट का फॉर्म भरेंगे उस स्टेट की लैंग्वेज, जिस स्टेट से आप फॉर्म भरेंगे, एक आदमी एक ही स्टेट से फॉर्म भर सकता है, या बताएंगे अभी डिटेल में। तो इन 10 में से किसी भी स्टेट से आप फॉर्म भरेंगे तो आपको उस स्टेट की लैंग्वेज आनी चाहिए। यहाँ लिखा है मैंडेटरी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। आंध्र से भरेंगे तो तेलुगु लैंग्वेज आनी चाहिए, असम से भरेंगे तो असमीज लैंग्वेज आनी चाहिए, गुजरात से गुजराती लैंग्वेज आनी चाहिए, कर्नाटक से फॉर्म भरते हैं तो कन्नड़ आना चाहिए, मलयालम से फॉर्म भरेंगे तो मलयालम आना चाहिए, केरला से फॉर्म भरेंगे तो मलयालम आना चाहिए, महाराष्ट्र से फॉर्म भरेंगे तो मराठी आना चाहिए, उड़ीसा से फॉर्म भरेंगे तो उड़िया आना चाहिए, तमिलनाडु से फॉर्म भरेंगे तो तमिल आनी चाहिए, तेलंगाना से तेलुगु, वेस्ट बंगाल से बंगाली। तो जिस स्टेट में आप फॉर्म भरेंगे उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक, ऐसा इन्होंने बोला है, क्योंकि लोकल बैंक ऑफिसर के नाम से वो भर्ती हो रही है, तो हो सकता है उस बैंक ऑफिसर को वहाँ के लोकल लोगों से बातचीत करनी हो, रिलेशन करना हो, तो वो स्टेट की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ देखिएगा आगे क्या लिखा है। The vacancies are provisional. It may, as very bank recruitment, the bank reserve its right to interchange the number of reserve vacancy. ठीक है, बैंक के पास पूरा अधिकार है कि वो इन वैकेंसीज का नंबर चेंज कर सकता है, इसका पूरा अधिकार बैंक को है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक, चलिए आगे ले चलता हूँ। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस दिया है, ये देख लेते हैं अपन। ठीक, देखिए पहला इंपॉर्टेंट नोटिस क्या है। ठीक है, द कैंडिडेट विल हैव टू अप्लाई, द कैंडिडेट विल हैव टू अप्लाई वैकेंसी ओनली वन स्टेट। ठीक है, आप किसी एक ही स्टेट से फॉर्म भर सकते हैं, जो 10 स्टेट हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले, तो आप किसी एक स्टेट से ही क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, 2 स्टेट से फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक, कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट वैकेंसी ऑफ वन स्टेट will not be eligible to apply against vacancy of any other state। ठीक है, तो कह रहे हैं कि भाई अगर आपने एक स्टेट से अप्लाई कर दिया तो आप बिल्कुल भी दूसरे स्टेट से अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी पोस्टेड विद इन द सेलेक्टेड स्टेट फर्स्ट 10 years देयर सर्विस अप टू देयर प्रमोशन ग्रेड 4 विच एवर इज अर्लियर। अब इन्होंने बोला कि अगर आप जिस स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं और अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आपको उस स्टेट में 10 साल तक नौकरी करनी पड़ेगी। ठीक, तभी आप किसी आगे के पोस्ट में बढ़कर दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र ले पाएंगे। ठीक, लेकिन मिनिमम 10 साल तक आपको वहाँ काम करना पड़ेगा जिस स्टेट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं क्या लिखा है इंपॉर्टेंट। फिर देखिए लिखा है कैंडिडेट मस्ट बी प्रोफिशिएंट रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग इन द स्पेसिफिक लोकल लैंग्वेज। बड़े ध्यान से देखिए स्टूडेंट, क्या लिखा है कि आप जिस स्टेट से फॉर्म भरेंगे उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, तो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज मैंडेटरी है, आपको आना ही चाहिए। जैसे मान लो आपने महाराष्ट्र से फॉर्म भर दिया तो आपको मराठी रीडिंग यानी कि पढ़ना आना चाहिए, राइटिंग यानी लिखना आना चाहिए, स्पीकिंग यानी कि बोलना भी आना चाहिए, इसका टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि जिस स्टेट से आप फॉर्म भरेंगे उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज में आप रीडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, राइटिंग भी आना चाहिए आपको और स्पीकिंग भी आना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर पाएंगे। ठीक, ये फॉर्म पूरे ऑल इंडिया के लिए, ऑल इंडिया का कोई भी कैंडिडेट ये फॉर्म भर सकता है। ठीक है, बस 10 स्टेट में ही फॉर्म भर सकते हैं, ये ध्यान रखना, और वहीं पोस्टिंग होगी ज्वाइनिंग के बाद 10 साल के लिए। ठीक, आगे आगे क्या लिखा है देखते हैं। फॉर ST SC OB कैंडिडेट्स ओनली। ठीक है, इवन इफ देयर इज नो वैकेंसीज रिजर्व फॉर ST SC OBC कैटेगरी कैंडिडेट फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट, सच कैंडिडेट्स कैन स्टिल अप्लाई, हाउएवर दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी concession, relaxation, etc. ST SC candidate are exempt for payment for
application fee, even such caste will be to pay specific intimation charges. अब ST/SC कैटेगरी के बच्चों के लिए ये कहा गया है कि अगर आप उस स्टेट में फॉर्म भर रहे हैं और मान लो उस स्टेट में ST/SC कैटेगरी का वो नहीं है, वैकेंसी नहीं है, तो आपको वो कह रहे हैं कि देखिए भाई आपको क्या है, एप्लीकेशन फ़ी जो है देखो लिखा है, however they will not be eligible for any concession, relaxation etc. ST/SC candidates are exempt from payment, ठीक है, फी. तो ST/SC कैंडिडेट के लिए भले ही उस स्टेट में पोस्ट ना हो, लेकिन वो फॉर्म वहाँ से भर सकते हैं. उनको फीस में, ठीक है, जो फीस होती है एप्लीकेशन की, ये जो फॉर्म भरेंगे आप इसको फीस देनी पड़ेगी. तो ST/SC कैंडिडेट्स को फीस में रिलैक्सेशन मिलेगा भले ही उस स्टेट में ST/SC की पोस्ट ना हो. ठीक है, चलिए आगे ले चलते हैं. अब आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट्स. ठीक, आगे ध्यान दीजिएगा, दिखा है स्टार्ट डेट ऑफ पेमेंट फीस, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, 24/10/2024. ठीक है, 24 अक्टूबर 2024 से ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है. आपको 24 अक्टूबर 2010 से फॉर्म भरना 2024 से फॉर्म भरना है. ठीक है, 24 अक्टूबर 2024 से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है. आगे, और लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 13/11/2024 और 13 नवंबर 2024 या 13 नवंबर 2024 को लास्ट डेट है इस फॉर्म को भरने की. ठीक, चलिए आगे ले चलते हैं आपको. अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में क्या कह रहे हैं. एप्लीकेशन कैन बी मेड ओनली वन स्टेट एज पर आइडेंटिफाई वैकेंसी. ठीक है, आपको सिर्फ एक ही स्टेट से फॉर्म भरना है. इन दिस नोटिफिकेशन द एप्लीकेंट्स intending to apply should ensure that fulfill the eligibility criteria. अब आपको ध्यान रखना है कि आप जिस स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, ये ध्यान रखना है. प्लस जिस स्टेट से फॉर्म भरेंगे तो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आना मैंडेटरी है, जिसमें रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है. ठीक, ये आपको साफ साफ उन्होंने बोल दिया है. नहीं आता तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे. ठीक, आगे और कुछ लिखा है, ये सब, ये वाला पूरा PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में डलवा दूंगा. आप हमारे YouTube को जब देखेंगे, हमारे वीडियो को देखेंगे, तो डिस्क्रिप्शन लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका PDF आपको डलवा दूंगा, अपलोड कर दूंगा, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा. ठीक, ऐसे में डियर स्टूडेंट्स इसका पूरा PDF आपको मिल जाएगा. चलिए और डिस्कशन करते हैं. ठीक, आगे चलते हैं. अब देखो क्या लिखा है, नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप. तो जो एप्लीकेंट है या जो फॉर्म भरने वाला बच्चा है उसको भारत का निवासी होना चाहिए, या फिर नेपाल का निवासी होना चाहिए, या फिर भूटान का निवासी या तिब्बत रिफ्यूजी होना चाहिए. ठीक है, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, ठीक है, जाम्बिया, मालावी, जायरे, इथोपिया, वियतनाम, इंटरनेशन ऑफ द परमानेंटली सेल्टिंग इन इंडिया. ठीक है, जो वहाँ से आए हैं बाहर से और इंडिया में सेटल हो गए हैं वो लोग भी ये फॉर्म भर सकते हैं. ठीक है, तो मेन तो है नेशनल ऑफ इंडिया होना चाहिए, और बाकी अदर हमारे पड़ोसी कंट्रीज को छूट मिली है, वहाँ के लोग जो यहाँ सेटल हो चुके हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं. ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा है. एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन. अब आप यहाँ देखिए कि आपको कितनी एज होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी बात है. पहला क्राइटेरिया है कि भाई आपको जिस स्टेट से फॉर्म भरोगे उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, और दूसरा क्राइटेरिया है कि आपको एक मिनिमम एज, जो ये लिखा है अभी पढ़ेंगे, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए. देखिए, तो लोकल बैंक ऑफिसर बनने के लिए आपको मिनिमम एज 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए. जो जनरल कैंडिडेट के बच्चे हैं, जो जनरल से फॉर्म भरेंगे,
उनकी मिनिमम एज 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए, तभी वो फॉर्म भर पाएंगे। ST SC OBC कैंडिडेट्स को अलग से छूट मिलेगा, इस 30 साल से ऊपर का अलग से छूट मिलेगा, वो बताएंगे आपको। आगे देखिए, अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो उन्होंने कहा है फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री in any discipline from university institution recognized by government of India its regulatory bodies। उन्होंने बोला है कि आप किसी भी कॉलेज से जो भारत सरकार जिसको मान्यता देती है, जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज को भारत सरकार मान्यता देती है, आपके पास बस बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, 3 साल या 4 साल जो भी है, आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे बस, ठीक। अगर ठीक है, और साथ में कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस वैलिड मार्कशीट डिग्री सर्टिफिकेट दैट ही शी इज अ ग्रेजुएट ऑन द डे ही शी रजिस्टर and indicate the percentage of marks obtained by graduation with register online, ठीक, while registering online। अब वो कह रहे हैं कि आपके पास अगर डिग्री होगा तो भी अच्छी बात है, डिग्री भी अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि इन सर्टिफिकेट्स को ऑनलाइन रजिस्टर भी करना पड़ेगा, ठीक, वो तो हो जाएगा, बस आप लोग ये ध्यान रखिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक, 3 साल या 4 साल का जो BE BTech होता है या फिर सिंपल ग्रेजुएशन, ठीक। चलिए आगे ले चलते हैं। अब यहाँ थोड़ा हम देख लेते हैं कि एज रिलैक्सेशन कितना मिलता है। जैसे जनरल कैंडिडेट के लिए एज क्या है, लिमिट 20 साल से ऊपर का और 30 साल से नीचे, 20 साल से छोटा नहीं होना चाहिए और 30 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए, तब जनरल कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन ST SC OBC को अलग से क्राइटेरिया छूट मिलेगी। देखिए क्या क्या मिलेगी। अगर कोई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का है तो उसको 5 साल की छूट मिलेगी, मतलब वो 35 वर्ष की उम्र तक फॉर्म भर सकता है। अदर बैकवर्ड क्लास का कोई है जो नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए, अदर बैकवर्ड यानी OBC होना चाहिए प्लस नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए, वो फॉर्म भर सकता है, उसको 3 साल का छूट मिलेगा, यानी 30 में 3 जोड़ लो तो 33 साल की छूट मिलेगी, ठीक, 33 साल की उम्र तक वो फॉर्म भर सकते हैं। और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी जिसको PWBD कहते हैं, वो लोग को 10 साल की छूट मिलेगी, यानी 40 साल की उम्र तक जो डिसेबल पर्सन है वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक, वेरी गुड। चलिए आगे देखिएगा। फिर एक्स सर्विसमैन अगर कोई है, एक्स सर्विसमैन यानी जो आर्मी से रिटायर हुआ है या डिफेंस से रिटायर हुआ है, उसको एक्स सर्विसमैन कहते हैं, उनको 5 साल की क्या मिलेगी, एज रिलैक्सेशन मिलेगी, यानी वो 30 + 5 35 साल की उम्र तक ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। और पर्सन अफेक्टेड राइट्स बाय 1984, ठीक है, 1984 के दंगों में अगर कोई पर्सन अफेक्टेड है दंगे से, उनको भी 5 साल की छूट मिली है, ठीक है, यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज का मैंने बता दिया, क्वालिफिकेशन बता दिया, लैंग्वेज बता दिया, आगे देखिए, ठीक। आगे देखो, अब जो स्टूडेंट्स बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं उनके लिए यहाँ पूरा क्राइटेरिया दिया है कि किस किस टाइप के डिसेबिलिटी को वो कंसीडर करते हैं, ये सब कुछ यहाँ पर दिया है, ठीक है। ये PDF आपको डलवा देंगे हम लोग, हम मेन पॉइंट इसमें कवर कर रहे हैं, ठीक। चलिए आगे देखेंगे। ठीक, अब देखिए आगे क्या गाइडलाइन दिया है। हाँ, आगे देखिएगा कि आपको गाइडलाइन दिया है कि प्रोबेशन पीरियड, ठीक है, अगर आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म भरते हैं और जब इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, पहले तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम अगर आप निकाल लेते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम में, और फिर इंटरव्यू भी होगा, इंटरव्यू में भी आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा। नौकरी आपको मिल जाएगी लेकिन प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा। प्रोबेशन मतलब परिवीक्षा अवधि, यानी आपको 2 साल के लिए परिवीक्षा यानी टेस्ट पीरियड पे रखा जाएगा कि आप कैसा काम करते हैं, वो चेक किया जाएगा। 2 साल के लिए प्रोबेशन पे रखा जाएगा, ठीक। वो नौकरी रहेगी, आपको सैलरी भी मिलेगी लेकिन प्रोबेशन रहेगा, ठीक है। फिर 2 साल बाद आपके परफॉर्मेंस देख के आपको परमानेंट किया जाएगा, ठीक। जनरली वो परमानेंट हो ही जाता है, ठीक। तो
प्रोबेशन, नौकरी लगने के बाद आपको 2 साल का प्रोबेशन रखा जाएगा, यहाँ लिखा है साफ साफ। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, सर्विस इंडिमेंटिटी बॉन्ड, आपको सर्विस बॉन्ड भराया जाएगा। जब आप जॉब में सेलेक्ट हो जाएंगे, सारा क्राइटेरिया पार करते हुए, एग्ज़ाम पार कर लेंगे, इंटरव्यू पार कर लेंगे, और आपको जब जॉब मिल जाएगी, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपसे एक बॉन्ड भरवाएगा। ठीक है, क्या भरवाएगा, बॉन्ड। आपको एक बॉन्ड भरना पड़ेगा। होता क्या है कि कई सारे स्टूडेंट्स बहुत सारा फॉर्म भरते हैं, तो एक नौकरी उनकी लग जाती है, फिर तुरंत ही मान लो दूसरी नौकरी भी लग गई, मतलब एक साथ अगर उसकी 2 नौकरी लग गई, तो क्या होता है कि वो पर्सन क्या करता है, ठीक है सुनिएगा फिर से, कि अगर मान लो कोई एक पर्सन है, उसकी नौकरी लग गई, ठीक है, वो तैयारी कर रहा था, उसकी नौकरी लग गई, तो नौकरी लग गई बढ़िया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, उसको ट्रेनिंग देगा 2 साल की, बढ़िया प्रोबेशन में रखेगा, जिसमें उसको सैलरी भी मिलेगी। लेकिन अब वो पर्सन मान लो किसी और बड़े पोस्ट पे सरकारी नौकरी लग गया, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि देखो भाई, हमने तो आपके ऊपर इतने पैसे खर्च कर दिए ट्रेनिंग वेनिंग में, अब आप दूसरे पोस्ट पे अगर जाना है आपको, तो आपको एक बॉन्ड भरना पड़ेगा, ताकि आप दूसरे पोस्ट में अगर जाएं तो सोच समझ के जाएं। ऐसा बॉन्ड, तो देखिए लिखा है, द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल रिक्वायर टू एक्सक्लूड सर्विस आइडेंटिटी बॉन्ड अंडरटेकिंग द सर्व बैंक और मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर। यानी नौकरी लग जाएगी तो मिनिमम 3 साल के लिए सर्विस बॉन्ड भरना पड़ेगा आपको, और एक बॉन्ड भराएंगे जिसमें 2 लाख रुपए का आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 3 साल से पहले सर्विस छोड़ देते हैं, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को वापस आपको 2 लाख रुपए देना पड़ेगा। ठीक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको वो लोग एक बॉन्ड भरवाएंगे कि 3 साल तक आप उनकी नौकरी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, क्योंकि आपको वो ट्रेनिंग देंगे और भी पैसे खर्च करेंगे आपके ऊपर, पोस्टिंग वोस्टिंग घर वर सब, ठीक है, जैसे भी, तो वो एक बॉन्ड भराएंगे कि अगर 3 साल तक अब उनकी नौकरी नहीं छोड़ सकते, लेकिन 3 साल के बीच में अगर आप नौकरी छोड़ते हैं, तो आपको 2 लाख रुपए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को देने पड़ेंगे, तभी आप वो नौकरी छोड़ पाएंगे, नहीं तो नहीं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या देखते हैं, क्या लिखा है। द सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्राइज ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ग्रुप डिस्कशन ऑफ कंडक्टेड स्क्रीनिंग एप्लीकेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, इसका सिलेक्शन कैसे होगा, तो पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसको आप क्लियर करेंगे, तो आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, जीडी जिसको बोलते हैं, और फिर एक क्या होगा, इंटरव्यू। ठीक ठीक, आगे फिर देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन। ऑनलाइन एग्जाम का हम देखेंगे कि क्या सिलेबस है, ऑनलाइन एग्जाम में कौन कौन से पेपर होंगे, इसको देख लेंगे। ठीक, तो देखिए ऑनलाइन जो एग्जाम होगा उसमें पहला पेपर क्या है, तो पहला पेपर है आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड पहला पेपर होगा ऑनलाइन में, वो 45 क्वेश्चन पूछेंगे और 60 मार्क्स का वो पेपर होगा, जो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, और उसके 60 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक, फिर जनरल इकोनॉमिक्स बैंकिंग अवेयरनेस आपका दूसरा पेपर होगा, वो 40 नंबर का होगा, 40 क्वेश्चन पूछेगा 40 नंबर का, और उसमें भी वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा, और उसमें आपको 35 मिनट का समय मिलेगा। देखो अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग टाइम मिला है, सेपरेट सेपरेट टाइम मिलेगा आपको सब पेपर को देने के लिए। जो ऑनलाइन एग्जाम आप दिलाएंगे, तो अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग आपको टाइम मिलेगा, सेपरेट, देखो लिखा है सेपरेटली टाइम्ड, सबके लिए अलग अलग टाइम मिलेगा। तो ये दूसरा पेपर आप दिलाएंगे। फिर तीसरा पेपर आप दिलाएंगे डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये बहुत ही अच्छा पोस्ट है, इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी खासी है। ठीक है, इसीलिए इतने सारे एग्जाम ये लोग ले रहे हैं। ठीक, तो डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में 35 क्वेश्चन पूछेगा आपको। ठीक है, और 60 नंबर का पेपर होगा, जो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, इसके लिए आपको 45 मिनट मिलेंगे। ठीक, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज का अलग से पेपर होगा, चौथा पेपर, वो 35 नंबर का होगा, 35 क्वेश्चन उसमें पूछेंगे, 40 नंबर का होगा, और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा, और 40 मिनट मिलेंगे।
ठीक। तो ऐसे करके 4 पेपर आपको देने पड़ेंगे। ठीक, ये 4 पेपर सबके लिए कॉमन होंगे, लेकिन जो 5वां पेपर है, अच्छा ये 4 पेपर जो हैं उसके 55 क्वेश्चन आएंगे जो 200 नंबर के होंगे, और पूरा मिला के आपको 180 मिनट मिलेगा। ये चारों पेपर एक साथ एक ही दिन होगा आपका 180 मिनट का। ठीक है, 180 मिनट। ठीक, तो 3 घंटे का पेपर होगा आपका, 180 मिनट मतलब 3 घंटे। तो आपको एक ही दिन में 3 घंटे में पेपर दिलाना होगा। ठीक, जिसमें 60 मिनट में आपको रीजनिंग कंप्यूटर देना पड़ेगा, 35 मिनट में आपको जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस, 45 मिनट में आपको डाटा एनालिटिक्स इंटरप्रिटेशन, 40 मिनट में आपको इंग्लिश लैंग्वेज। तो टोटल 3 घंटे में ये पूरे पेपर देने पड़ेंगे, लेकिन जो कंप्यूटर का विंडो है वो अलग अलग पेपर के अलग अलग मिनट के थ्रू खुलेगा। ठीक है, जैसे मान लो आपने रीजनिंग दिलाया तो 60 मिनट बाद दूसरा पेपर आएगा, फिर 35 मिनट बाद अगला पेपर आएगा, फिर 45 मिनट बाद अगला पेपर आएगा, फिर 40 मिनट बाद पेपर खत्म, 4 पेपर खत्म हो जाएंगे। ठीक, आगे फिर आपका अगला जो लास्ट पेपर है 5वां, वो इंग्लिश लैंग्वेज लेटर राइटिंग ए से होगा। अगला पेपर किसका होगा आपका? इंग्लिश लेटर राइटिंग का होगा। उसमें ऐसे लिखना पड़ेगा, में 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और 25 मार्क्स का होगा, और इसका आंसर आपको इंग्लिश में ही देना है, और इसके टोटल 30 मिनट आपको मिलेंगे। 30 मिनट में आपको इंग्लिश का ऐसे लिखना होगा 2 ठोक। ठीक है, जैसा वो बोलेंगे। आगे, ठीक, आगे देखो अब क्या बोला है उन्होंने आगे कि प्लीज नोट दैट कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड अपीयर ऑनलाइन एग्जामिनेशन विदाउट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। अब जब आप ऑनलाइन एग्जाम देने जाएंगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपने साथ रखने होंगे। वो क्या है देख लीजिए। पहला डॉक्यूमेंट है कि आपके पास वैलिड कॉल लेटर फॉर रिस्पेक्टिव डेट एंड सेशन ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए, यानी कि आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है। दूसरा, आपके पास फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए, आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए आपका, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, ये सब होना चाहिए, तब जाके आपको इस एग्ज़ाम के अंदर बैठने दिया जाएगा। तो एडमिट कार्ड भी चाहिए और आइडेंटिटी प्रूफ भी चाहिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ें। आगे देखिए क्या लिखा है कि पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर एप्लीकेबल टू ऑनलाइन एग्जाम। ठीक है, अगला हम देख रहे हैं कि अगर आप इसका ऑनलाइन एग्जाम जब दिलाएंगे तो आपको रॉन्ग आंसर अगर देंगे, ठीक है, इसका एग्जाम ऑनलाइन होगा और ऑब्जेक्टिव होगा, यानी 4 या 5 ऑप्शन होंगे, उस 4 या 5 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, लेकिन इसमें माइनस मार्किंग है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप आंख बंद करके सब मार्क के आ जाएंगे, इसमें माइनस मार्किंग भी है। माइनस मार्किंग कितनी है ये देख लीजिए। तो इसमें माइनस मार्किंग है 1/4 की माइनस मार्किंग है, यानी इसमें 0.25 नंबर की माइनस मार्किंग है। ठीक, यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत बनाते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन गलत बनाएंगे उसका तो नंबर जाएगा ही, और अगर आपने एक सही क्वेश्चन बनाया उसका भी नंबर चला जाएगा। टोटल 5 नंबर, 5 क्वेश्चन के नंबर आपके चले जाएंगे। ठीक, 4 क्वेश्चन जो गलत बना उसका तो नंबर नहीं मिलेगा, अब उस 4 क्वेश्चन से 1 नंबर जुड़ेगा और आपके सही क्वेश्चन का 1 नंबर माइनस हो जाएगा। ठीक, तो 1/4 इसकी माइनस मार्किंग है, या फिर हम कहें तो 0.25 मार्क्स इसमें आपकी माइनस मार्किंग है। ठीक, आगे देखिए कट ऑफ स्कोर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। अब आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे तो उसमें कट ऑफ कितना जाएगा ये भी इन्होंने बताया है, तो देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि ईच कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो मिनिमम टोटल स्कोर टू बी कंसीडर टू बी शॉर्टलिस्ट फॉर इंटरव्यू। अब पहला चीज ये है कि आप जब ऑनलाइन एग्जाम दोगे तो मिनिमम स्कोर हर पेपर में आपको करना है। ऐसा नहीं कि एक पेपर में 0 पा गए तो दूसरे पेपर में आप पूरा का पूरा नंबर ला लिए तो आप सेलेक्ट हो जाओगे, नहीं। आपको सभी 4-5 पेपर में मिनिमम स्कोर पहले करना है, जो मिनिमम स्कोर है उसको क्रॉस करना है, उसके बाद हाईएस्ट स्कोर सब में लाना है, तब आपकी मेरिट लिस्ट बने।
तो मिनिमम स्कोर लाओगे तभी आपको इंटरव्यू में बैठने दिया जाएगा। और मिनिमम स्कोर लाने के बाद भी मेरिट लिस्ट बनेगी कि जो जो मिनिमम स्कोर ला दिया, अब फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी कि देखेंगे कौन ज़्यादा लाया, फिर कौन कम लाया, फिर कौन ज़्यादा लाया। ठीक, तो इस पेपर में आपको ऑनलाइन टेस्ट में मिनिमम स्कोर लाना है, फिर मेरिट लिस्ट में भी जगह बनानी है, तब जाके आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आगे देखो क्या लिखा है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल कट ऑफ will be decided and candidate will be shortlisted for interview. Prior to the completion, the interview process scores obtained the online examination will not be shared with candidates shortlisted for interview. ठीक, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का कट ऑफ तो शेयर नहीं किया जाएगा आपसे, लेकिन यह है कि आपको मिनिमम कट ऑफ पार करना है, उसके बाद मेरिट लिस्ट में आना है, तब आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। पहला स्टेज है कि आप ऑनलाइन एग्जाम दे लाएंगे, दूसरा स्टेज है कि इंटरव्यू दिलाएंगे। ठीक, चलिए आगे चेक करते हैं। डिसीजन ऑफ बैंक इन शॉर्ट लिस्टिंग एंड कॉलिंग नंबर ऑफ कैंडिडेट पर्सनल इंटरव्यू शैल बी फाइनल। अब जो डिसीजन बैंक का होगा कैंडिडेट को इंटरव्यू के बुलाने का, वो फाइनल होगा, उसमें कोई भी दावा आपत्ति नहीं होगी। ठीक, आगे Marks obtained the online examination will be considered for shortlisting, for interview and also for final merit list. जो आपको ऑनलाइन एग्जाम होगा उसी के मार्क्स के थ्रू आपका इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, और ऑनलाइन एग्जाम का मार्क्स और इंटरव्यू का मार्क्स जुड़ेगा तभी आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक, आगे फिर आपका होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, यानी कि जिस स्टेट के लिए आप फॉर्म भरेंगे उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज में आपको रीडिंग यानी पढ़ाई करना आना चाहिए, राइटिंग यानी लिखना आना चाहिए, और स्पीकिंग यानी बोलना आना चाहिए, उसका भी टेस्ट होगा। ठीक है, उसी को लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं। देखो क्या करना है, द कैंडिडेट हैव प्रोफिशिएंसी रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग द लोकल लैंग्वेज, द स्टेट एप्लीकेबल अप्लाइड फॉर, कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड, ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी रिक्वायर्ड क्वालिफाई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा जिसको आपको पार करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, और आगे क्या लिखा है, कैंडिडेट हु प्रोड्यूस 10-12 स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंस हैविंग स्टडीड द स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज of the applied state as one of the subject will not be required to undergo the language proficiency test. ठीक है, मतलब साफ साफ है कि आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जब होगा तो रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग आना चाहिए, उसका तो वो साफ साफ टेस्ट लेंगे ही लेंगे। और उन्होंने देखो यहाँ क्या बोला है कि कैंडिडेट हु प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट्स एविडेंस हैविंग स्टडीड the specific local language of the applied state as one of the subject will not be required to undergo the language proficiency test. यानी आपको कोई मार्कशीट या कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, लैंग्वेज की आपको आती है, आपको वहाँ टेस्ट देना है लैंग्वेज का। वो लोग आपसे बोल के बात करेंगे, यानी वहाँ पे आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में लिखना आना चाहिए, वो लिख कर दिखाना पड़ेगा वहाँ पे कि हाँ हमको मराठी लिखनी आती है, फिर बोल कर दिखाना पड़ेगा मराठी पढ़नी आती है, और बातचीत में भी मराठी आनी चाहिए अगर महाराष्ट्र से फॉर्म भरे हो तो। ठीक, आगे तो उसका टेस्ट वो लेंगे, उसके लिए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ठीक, क्योंकि इस फॉर्म को ऑल इंडिया कोई भी फॉर्म भर सकता है। तो मान लो कि कोई मान लो वहाँ रहता है यूपी में, तो उसने अगर महाराष्ट्र से फॉर्म भरा है और उसको महाराष्ट्र में लिखना पढ़ना आता है तो उसको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपको बस वो क्राइटेरिया पूरा करना चाहिए। ठीक, आगे ऐसा इन्होंने कहा है। आगे फिर आपका पीआई होगा, पीआई मतलब पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, तो जो कैंडिडेट ऑनलाइन टेस्ट पास कर लेंगे, इंटरव्यू पास कर लेंगे, ठीक है, इंटरव्यू पास कर लेंगे, ठीक है, और क्या कहते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास कर लेंगे। ठीक है, सॉरी, जो कैंडिडेट ऑनलाइन एग्जाम पास कर लेंगे और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास कर लेंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तीसरा स्टेज है इंटरव्यू। पहला है ऑनलाइन एग्जाम, दूसरा है प्रोफेशनल लैंग्वेज टेस्ट और तीसरा है इंटरव्यू। तीसरे चरण में बुलाया जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट्स।
आगे क्या लिखा है, ठीक। तो मेरिट लिस्ट बनेगी और पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। और पर्सनल इंटरव्यू जो है वहाँ देखिए कितना है, 100 नंबर का आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक। और इंटरव्यू द कैंडिडेट्स विल कॉल द रेशियो ऑफ 1:3, ठीक है। इंटरव्यू के लिए 1:3 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, मतलब कि अगर एक पोस्ट है तो उसके लिए 3 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक। और इंटरव्यू में 100 नंबर का होगा, ठीक। एक पोस्ट के लिए 3 लोगों को इंटरव्यू पे बुलाया जाएगा और इंटरव्यू 100 नंबर का होगा। फिर फाइनल आपकी क्या बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक। आगे ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, पीडीएफ में आपको मिलेगा। आगे जो अभी मेन चीज मैं आपको समझा रहा हूँ जो बहुत जरूरी है, ठीक। आगे चलते हैं। अब आपका जो ऑनलाइन एग्जाम सेंटर है वो कहाँ कहाँ है ये देख लीजिए। तो ऑनलाइन एग्जाम सेंटर जो है भारत के पूरे 28 राज्यों में है, ठीक है। जैसे आपका आंध्र प्रदेश में है ऑनलाइन सेंटर, असम, बिहार, छत्तीसगढ़ में भी ऑनलाइन सेंटर है, रायपुर में, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुदुचेरी। देखो यूनियन टेरिटरी में भी दे दिया है ऑनलाइन एग्जाम सेंटर, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो ऐसा करके 29 राज्य और यूनियन टेरिटरी में भी 28, मतलब कि आपको पूरे भारत में हर स्टेट में इन्होंने एग्ज़ाम सेंटर दे दिया है और आप भारत के किसी भी राज्य से इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक। और यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी में भी दे दिया है एग्ज़ाम सेंटर, ठीक। आगे यानी अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपको जिस जगह से फॉर्म भर रहे हो, जिस स्टेट से फॉर्म भर रहे हो, उस स्टेट में एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएगा, दूसरे स्टेट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। आए समझ में। चलिए एग्जाम आगे देखते हैं। अब आपको देखो क्या बोल रहा है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अब जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको वहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, वो क्या है देख लीजिए। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है, तो प्रिंट ऑफ इंटरव्यू कॉल लेटर आपको चाहिए, ठीक है। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन का आपका प्रिंट आउट चाहिए जो आप भरे थे, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, ठीक है। मार्कशीट आपकी सारी होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए ST SC OBC का, ठीक है। ऐसा में OBC वाले लोग को नॉन क्रीमी लेयर का प्रूफ देना पड़ेगा, तो उनको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। EWS कैंडिडेट अगर कोई है उसको अपना इनकम प्रूफ देना पड़ेगा, EWS का अलग से सर्टिफिकेट बनता है वो देना पड़ेगा, ठीक। डिसेबल कोई स्टूडेंट, अगर कोई डिसेबल स्टूडेंट है तो उसको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, ठीक। आगे एक्स सर्विसमैन को अपना प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है कहीं बैंक में काम करने का तो वो आप दे सकते हैं, अगर है तो, जरूरी नहीं है, अगर है तो दे सकते हैं, अगर उनको लगेगा कि उसके मार्क्स आपको दे सकते हैं तो वो देंगे, ठीक। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउ अपीयर इंटरव्यू ही सी फेल टू प्रोड्यूस रेलेवेंट एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट। अगर आप जो डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगा है नहीं दे पाए तो आपको इंटरव्यू से बाहर कर दिया जाएगा। इंटरव्यू लेने से पहले वो डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, नहीं दे पाए तो सब बाहर कर देंगे, ठीक। आगे नो प्रोडक्ट रिलेवेंट एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट टाइम सेल नॉट बी मेक एलिजिबल इन एलिजिबल फर्दर प्रोसेस, ठीक। नो डॉक्यूमेंट सेल बी डायरेक्टली सेंट बैंक बाय कैंडिडेट बिफोर आफ्टर इंटरव्यू। आपको डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करना है बैंक को, जिस दिन इंटरव्यू होगा उस दिन वहाँ चेक होगा डॉक्यूमेंट, फिजिकली आप उसको वहाँ चेक करवाएंगे, ठीक। आगे अब देखिए क्या बोला है कि करियर पाथ इन द बैंक, करियर पाथ विल बी एज पर बैंक promotion policy general banking officer, they will be allowed to participate in promotion the bank higher grade scale fulfilling the prescribed norms। इस बैंक में अगर आप ज्वाइन होते हैं तो आपको प्रमोशन के भी अच्छे चांस हैं, जिसमें आप जिस पोस्ट पे हैं जाएंगे उस पोस्ट से बहुत हायर पोस्ट पे भी जा सकते हैं,
ये बैंक कह रहा है अगर आप सारे क्राइटेरिया और उनके बैंकिंग को धीरे धीरे पूरा करेंगे, अच्छे से काम करेंगे। ठीक, आगे। अब यहाँ पे गाइडलाइंस दिए हैं। तो पहले आपको एप्लीकेशन रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर पेमेंट देना पड़ेगा, फिर फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डॉक्यूमेंट का स्कैन कॉपी अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, वो बताएंगे अभी। ठीक, तो आपको क्या करना है कि पहले क्या करना है, अप्लाई करना है। तो अप्लाई कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, फिर क्या क्या करना है वो भी बता देता हूँ। ठीक, हम एग्जाम कैसा होगा ये भी देख चुके हैं, क्या क्या पूछेगा वो सब्जेक्ट भी देख चुके हैं, कितना नंबर का पूछेगा ये भी देख चुके हैं। तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी चालू कर दीजिए अभी से। ठीक, एग्जाम कब होगा ये आपको कॉल लेटर से बताया जाएगा। ठीक, आगे देखो। एप्लीकेशन फीस इंटीमेशन चार्जेस नॉट रिफंडेबल। जो एप्लीकेशन फीस आप दे देंगे एक बार, वो नॉट रिफंडेबल है, यानी एक बार पैसा दे दिया एप्लीकेशन फीस का तो वापस नहीं होगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे पैसा वापस दो, मुझे फॉर्म नहीं भरना। फॉर्म पैसा दे दिए तो आपको एग्ज़ाम दिलाना पड़ेगा। दिन एग्ज़ाम होगा, आप दिलाएं चाहे ना दिलाएं, फीस वापस नहीं होगी। ठीक, आगे। जो जनरल कैंडिडेट हैं, EWS हैं, OBC हैं, उनको 800 रुपये फॉर्म देना पड़ेगा GST के साथ। जो ST SC OBC और पर्सन विथ डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं, उनको 175 रुपये का फॉर्म भरना है GST के साथ। तो जर्नल और OBC और EWS को 850 रुपये का फॉर्म भरना है GST के साथ, और ST SC OBC और डिसेबल स्टूडेंट्स को 175 रुपये का फॉर्म भरना है GST के साथ। ठीक, आगे। अब एप्लीकेशन का देखते हैं प्रोसेस। तो एप्लीकेशन के लिए आपको बैंक का वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर जाके आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है। देखो, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको www.unionbankofindia.co.in के लिंक पे जाके गूगल में क्लिक करना है, और वहाँ आप क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट पेज खोलेंगे। ठीक है, और करियर ओवरव्यू में जाएंगे और क्लिक टू व्यू द करेंट रिक्रूटमेंट को क्लिक करेंगे। पहले आप इस लिंक को क्लिक करेंगे गूगल में, वहाँ रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएंगे बैंक के, वहाँ जाके करियर ओवरव्यू पेज में जाएंगे और फिर क्लिक टू व्यू द करेंट रिक्रूटमेंट में जाके रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर 2025-26 में क्लिक करेंगे। तो फिर आपको क्लिक हियर का ऑनलाइन एप्लीकेशन खुल जाएगा। यहाँ पहले आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। ठीक, वहाँ जाके आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद ID पासवर्ड जनरेट करना पड़ता है। ID पासवर्ड जनरेट करके फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन को भर सकते हैं। आप जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा सब। ठीक है, चलिए, बहुत ही आसान से फॉर्म भरा जाता है आजकल ऑनलाइन तो। ठीक, ये सब दिया हुआ है। ठीक, आगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस और है जो इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। ठीक है, द बैंक विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इफ द एप्लीकेंट इज नॉट एबल टू सबमिट एप्लीकेशन विद इन लास्ट डेट। अगर आप लास्ट डेट में भी फॉर्म नहीं भर पाते तो इसके लिए बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, आपको अपने से ही फॉर्म भरना है, बैंक इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। ठीक, आगे। कुछ और जनरल इंस्ट्रक्शन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। कैंडिडेट हैव रजिस्टर ऑनलाइन थ्रू बैंक्स वेबसाइट, नो अदर मीन्स एप्लीकेशन शैल बी एंटरटेन्ड। आप सिर्फ इस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई उसमें ही जाके फॉर्म भरिएगा, किसी और जगह के गूगल के लिंक से फॉर्म मत भरिएगा। वो उसके लिए बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर आपके साथ कुछ फ्रॉड हो जाता है तो। ये आजकल फ्रॉड बहुत हो रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो आप सिर्फ बैंक की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे फॉर्म भरिएगा। अगर कहीं और से फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक, आगे।
ठीक, द कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू कैन बी डाउनलोडेड बाय द एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन बैंक्स वेबसाइट। ठीक है, रिक्रूटमेंट करियर ओवरव्यू लिंक। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि जब आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन या कॉल ऑफ लेटर डाउनलोड करना होगा, कॉल ऑफ लेटर या एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, तो वो भी बैंक के इस लिंक से ही डाउनलोड कर सकते हैं आप। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, www.unionbankofindia.co.in के लिंक में जाके, रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाके, करियर ओवरव्यू में जाके आप कर सकते हैं डाउनलोड। ठीक, वो स्टेप बाय स्टेप आप जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। बहुत आसान हो गया आजकल ऑनलाइन। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक, ये जनरल कुछ है, इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, अब देखो आगे क्या लिखा है कि राशन कार्ड एंड लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज अ वैलिड आईडी प्रूफ। अगर आप सोचते हो कि आपका राशन कार्ड में नाम है और वो आईडी प्रूफ है तो ये गलत है। और अगर आपने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाया है और उसका आईडी प्रूफ मानते तो वो भी बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा। ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेप्ट करता है लेकिन लर्निंग नहीं होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। ठीक, आईडी प्रूफ के लिए ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेप्ट किया जाता है लेकिन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेप्ट नहीं होते, और राशन कार्ड भी आईडी प्रूफ के लिए एक्सेप्ट नहीं होगा, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक, आगे। In case of candidate who have changed their name, they will allow their only produce original gazetted notification certificate। अगर मान लो कि किसी बच्चे या एक स्टूडेंट ने अपना नाम चेंज कर लिया है शादी के बाद, लड़कियों के साथ होता है खासकर कि शादी के बाद उनको सरनेम चेंज करना पड़ता है, तो उसका भी आपको प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, और प्रूफ क्या होगा? या तो मैरिज सर्टिफिकेट जमा कीजिए या कोई गजेटेड ऑफिसर के थ्रू आपने जो नेम चेंज कराया है उसका प्रूफ दीजिए। ठीक, आगे। अब ध्यान दीजिएगा कि जो आपको फोटो अपलोड करनी होगी, आपको ये फॉर्म जब भरोगे तो फोटो अपलोड करना पड़ेगा, और फोटो का जो साइज है वो 20 KB और 50 KB के बीच का होना चाहिए। आपकी फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए, लेटेस्ट फ़ोटो खिंचाना चाहिए पासपोर्ट साइज का, और जब उसको स्कैन करके या फ़ोटो खींच के जब आप उसको साइज को बनाओगे अपलोड करने के लिए, तो फ़ोटो का साइज 50 KB और फ़ोटो का साइज 20 KB से ज़्यादा और 50 KB से कम होना चाहिए। इसके बीच में ही फ़ोटो का साइज होना चाहिए जिसको आप अपलोड कर पाएंगे। ठीक, फिर आप सिग्नेचर भी अपलोड करेंगे अपना, तो सिग्नेचर का साइज 10 KB से ज़्यादा और 20 KB से कम होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। फिर आपको अपना लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन इमेज को भी अपलोड करना है। आपको अपने लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन, थंब इम्प्रेशन को फोटो खींच के भी अपलोड करना है। वो भी आपका 20 KB और 50 KB के बीच होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज फॉर्म भी भरना है। आपको हाथ से लिखा हुआ एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है, हाथ से लिख के, और उसका फोटो खींच के स्कैन करके उसको भी अपलोड करना है। ठीक, ये देखिए यहाँ लिखा है। और जो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म होगा वो 50 KB और 100 KB के बीच होना चाहिए, उससे ज़्यादा साइज का नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपलोड नहीं होगा। और यहाँ दिया है द टेक्स्ट ऑफ द हैंड रिटन डिक्लेरेशन, यहाँ पे लिखा है, देखो ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ से यहाँ तक, इसी को लिखकर अपना नाम लिख के फोटो खींच के स्कैन करके भेजना है, अपलोड करना है, जो 50 और 100 KB के बीच होना चाहिए। ठीक, तो मैंने आपको ये भी बता दिया जो इम्पोर्टेंट था। ठीक, आगे ले चलते हैं। अब मान लीजिए कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है किसी के पास, किसी दूसरे बैंक में काम करने का, तो उसका ये फॉर्मेट है, ये आप PDF में डाउनलोड कर लेंगे, मैं PDF अपलोड करवा दूंगा। ठीक, तो ये फॉर्मेट में आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा अगर आपके पास है तो, नहीं है तो ज़रूरी नहीं है। इस कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए।
ठीक है, देखो हर स्टेट में दो टाइप का कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, एक तो उस स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट और एक नेशनल कास्ट सर्टिफिकेट, नेशनल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट। जब आप अपने स्टेट के कलेक्टर ऑफिस में जाएंगे, तहसील ऑफिस में जाएंगे, तो अगर आपके पास लोकल कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसको बोलोगे ना तहसील ऑफिस में जाके कि मुझे नेशनल वाला कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, तो वो बना देगा। और उसका फॉर्मेट यहाँ पे दिया है, जो कि वो उनको पता होता है, वो बना देते हैं ना। आइए, ये दिया है फॉर्मेट ST SC OBC का नेशनल कास्ट सर्टिफिकेट का। अदर बैकवर्ड क्लास का फॉर्मेट ये है, ठीक है, ये मैं PDF में डलवा दूंगा आपके लिए। ठीक, आप उनके पास जाएंगे तो वो आराम से बना देते हैं, उनको फॉर्मेट पता होता है। लेकिन इसको ध्यान रखना ये फॉर्मेट को कि इस टाइप का होना चाहिए, आप बनवा लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसको बनवाने में। ठीक, फिर जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फॉर्मेट दिया हुआ है, अलग अलग टाइप का डिसेबिलिटी फॉर्म, ये वाला भी है, ठीक, ये वाला भी है। ठीक, फिर लास्ट में आपका हाँ इनकम या एसेट सर्टिफिकेट चाहिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। जो EWS कैंडिडेट हैं उनको इस फॉर्मेट में अपना सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, EWS फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में जिसमें उनको अपना इनकम या एसेट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, कलेक्टर ऑफिस से। ठीक, आगे तो चलिए, सारा ये PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा डियर स्टूडेंट्स? ठीक है, आप कमेंट करिएगा, दोस्तों से अपने शेयर करिएगा। ठीक है, आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। हमने पूरी कोशिश करी कि आपको अच्छे से इस वैकेंसी के बारे में समझा। चलिए ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत।